आज के सेशन में एक चैप्टर करेंगे मदर टेरेसा बाय F.G. हेरॉल्ड। पिछले 2 सेशंस में हम इसकी बहुत डिटेल रीडिंग कर चुके हैं। इस सेशन में एक ब्रीफ समरी करेंगे और एक क्विक रिवीजन करेंगे ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कि मदर टेरेसा के नाम से वाकिफ नहीं होगा। गरीबों के लिए इनके मन में बहुत प्यार और बहुत हमदर्दी थी और इन्होंने इंडिया में रहकर गरीबों के लिए इतना काम किया कि इनको अपने लाइफ टाइम के दौरान ही इनको लिविंग सेंट का दर्जा दिया गया। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल, मदर टेरेसा का जन्म 1910 और इनकी डेथ 1997 में हुई। 1910 में इनका जन्म यूगोस्लाविया में हुआ। 12 इयर्स की एज में शी डिसाइडेड टू बी अ प्रीचर। उन्होंने अपना धर्म क्रिश्चियनिटी का प्रचार करने का सोचा और 12 साल की उम्र में वो एक प्रीचर बन गई। पर 18 इयर्स की एज में शी डिसाइडेड टू बी अ नन। अब नन कौन होते हैं? जो कि अपने घर बार को त्याग कर जो कि धर्म का प्रचार करते हैं, उसके लिए काम करते हैं। सो एट द एज ऑफ 18 शी डिसाइडेड टू बी अ नन एंड शी जॉइंड द सिस्टर्स ऑफ लोरेटो। अब सिस्टर्स ऑफ लोरेटो क्या था? इट वॉज एन आयरिश कम्युनिटी ऑफ नन्स। एक ऑर्डर था वहां का। और सिस्टर्स ऑफ लोरेटो ने इनको कहाँ भेजा? इनको डबलिन भेजा ट्रेनिंग के लिए। आफ्टर गेटिंग हर ट्रेनिंग शी वॉज सेंट टू इंडिया। इंडिया में इनको एक स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजा गया। स्कूल का नाम था सेंट मेरीज हाई स्कूल, कैलकाटा। सो वहां पर इन्होंने बहुत साल पढ़ाया। इन्होंने ज्योग्राफी पढ़ाई और उसके बाद ये इसकी प्रिंसिपल भी बनी। अब क्योंकि इनको कैलकाटा भेजा गया था और कैलकाटा में बहुत ज्यादा गरीबी थी। इतनी गरीबी थी कि वहां पर रुडयार्ड किपलिंग ने इस शहर को द सिटी ऑफ ड्रेडफुल नाइट कहकर बुलाया और इवन पंडित नेहरू ने इस सिटी को नाइटमेयर सिटी का नाम दिया। क्यों? क्योंकि रात को अगर कोई निकलता था तो इतनी ज्यादा वहां पर लोग फुटपाथ पर सोए होते थे। सो बहुत ज्यादा लोग थे जिनके पास के अपने घर नहीं थे। बहुत सारे लोग स्लम एरियाज में रहते थे और बहुत तो ऐसे थे जो कि फुटपाथ पर ही जो सारी उम्र अपनी गुजार देते थे और जिनकी मौत भी वहीं पर ही हो जाया करती थी। सो मदर टेरेसा को इस गरीबी का बहुत ज्यादा एहसास था। अपने स्टूडेंट्स को लेकर भी वो बहुत बार स्लम एरियाज में जाया करती थी, गंदी बस्तियों में जाया करती थी और अपने स्टूडेंट्स को क्या कहती थी कि वी मस्ट डू समथिंग अबाउट देम, कि इनके लिए हमें कुछ करना चाहिए। सो पढ़ा रही थी वो स्कूल में और उनका वहां पर बहुत मन भी लगा हुआ था। पर सितंबर 1946 में एक ट्रेन जर्नी के दौरान शी फेल्ट अ स्ट्रॉन्ग कॉल फ्रॉम गॉड। इनको लगा जैसे भगवान इनको क्या कह रहे हैं कि इनको गरीबों की सेवा करनी चाहिए। इनको ऐसे लगा। अब जिस ऑर्डर को इन्होंने ज्वाइन किया हुआ था, द सिस्टर्स ऑफ लोरेटो, उसमें रहते हुए वो गरीबों के लिए बहुत सारा कुछ नहीं कर सकती थी। सो उन्होंने अब क्या अप्लाई किया कि वो सिस्टर्स ऑफ लोरेटो से रिलीज चाहती थी, कि उस ऑर्डर को छोड़ना चाहती थी। पर किसी भी ऑर्डर को अगर कोई नन ज्वाइन करती है तो उसको छोड़ना फिर आसान नहीं होता। सो इसलिए इनको पोप से सीधा वो परमिशन इनको लेनी पड़ी, क्योंकि उसके नीचे का दर्जे का जो भी कोई धर्म गुरु है वो इसकी इजाजत दे ही नहीं सकता। सो इट्स समथिंग वेरी सीरियस इफ अ नन वांट्स टू लीव हर ऑर्डर। सो ये क्योंकि ऑर्डर अपनी सिस्टर्स ऑफ लोरेटो को छोड़ना चाहती थी। सो ऑर्डर सिंपली, ऑर्डर का मीनिंग क्या है? जो कि एक संस्था है जिसमें कि नन्स जिसकी मेंबर्स हैं, मंक्स जिसके मेंबर्स हैं। सो इसको फिर इनको वो जो परमिशन थी वो सीधी इनको कहाँ से मिली? इनको पोप से लेनी पड़ी, जो कि क्रिश्चियंस के सबसे बड़े धर्म गुरु हैं। सो इसमें उनको कितने साल लग गए? 2 साल लग गए। सो फिर इनको एक परमिशन मिली दैट शी कैन बी एन अनइनक्लोज्ड नन। अब अनइनक्लोज्ड नन क्या होती हैं? जो कि ननरी में जिनको रहने की जरूरत नहीं है, जो कि बाहर रह सकती हैं, जिनको कि ननरी में बाकी नन्स के साथ रहने की जरूरत, कंपल्शन नहीं है। सो जैसे ही इनको परमिशन मिली, ये कैलकाटा को छोड़कर पटना के लिए रवाना हो गई। वहां पर इन्होंने अमेरिकन मेडिकल मिशनरी सिस्टर्स को ज्वाइन किया और वहां से नर्सिंग का कोर्स किया 6 मंथ्स के लिए।
जैसे ही कोर्स खत्म हुआ, 6 मंथ्स जैसे ही खत्म हुए, ये वापस कैलकाटा आ गई। उस समय इनकी जेब में सिर्फ 5 रुपए थे। सो आते ही ये एक स्लम एरिया में आई और इन्होंने वहां पर किसी से एक कंपाउंड अरेंज हो गया उस गंदी बस्ती का, जहां पर कि इन्होंने एक स्कूल को शुरू किया। सो 5 बच्चों का वो स्कूल था जो कि इन्होंने शुरू किया। इनको एक इनकी पुरानी स्टूडेंट ने ज्वाइन किया, जिनको कि बाद में क्या नाम दिया गया, सिस्टर एग्नीस। उसके बाद 9 जने और आए और 10 जब स्टूडेंट्स ने इनको ज्वाइन कर लिया, 10 मेंबर्स इनके पास हो गए, तो इनको परमिशन मिली कि ये अपना ऑर्डर अब शुरू कर सकती हैं। जिस ऑर्डर का नाम क्या था, इन्होंने क्या रखा उस ऑर्डर का नाम, द मिशनरीज ऑफ चैरिटी। जो द मिशनरीज ऑफ चैरिटी जो ऑर्डर मदर टेरेसा ने शुरू किया, उसके इस्टेब्लिशमेंट की। अब देखते हैं कि ये जो ऑर्डर है द मिशनरीज ऑफ चैरिटी, ये बाकी ऑर्डर से किस तरह से अलग है, किस तरह से डिफरेंट है। सो जब भी कोई सिस्टर ज्वाइन करती है इस ऑर्डर को, तो उसको 4 कस्में उठानी होती हैं। शी हैज टू टेक 4 vows। सो जो बाकी ऑर्डर्स हैं उनमें 3 प्रण लेने होते हैं, 3 vows उठानी पड़ती हैं, पर यहाँ पर दे हैव टू टेक 4 vows। ठीक है। अब पॉवर्टी, चैस्टिटी, ओबीडियंस, ये जो 3 vows हैं, ये तो हर ऑर्डर में हर नन को उठानी पड़ती है, पर इनका जो ऑर्डर है उसमें उनको एक चौथा प्रण भी लेना होता है, और वो क्या है, टू गिव होल हार्टेड फ्री सर्विस टू द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, टू क्राइस्ट इन हिज डिस्ट्रेसिंग डिस्गाइज। सो उनको एक चौथा प्रण भी लेना पड़ता है इन 3 प्रण के अलावा, कि वो क्या करेंगी, वो गरीबों की पूरे मन से वो सेवा करेंगी। अब बात करते हैं जो यहाँ पर जो नन्स रहती हैं, उनकी डेली रूटीन क्या है। ये आपको क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज द डेली रूटीन ऑफ द सिस्टर्स, व्हाट इज द डेली रूटीन ऑफ द नन्स। सो इसमें इनकी जो लाइफ है बहुत ही हार्ड है। दे गेट अप एट 4, देन दे प्रे टिल 6:30 एंड देन दे हैव देयर फर्स्ट मील। उसके बाद ये घर की क्लीनिंग करती हैं, वॉशिंग करती हैं, और फिर वो 9 बजे घर से निकल जाती हैं, और फिर वो 12:30 बजे वापस आती हैं। सो इसमें उन्होंने एक नोविसेस की बात की है। नोविसेस क्या है, जो नई नई अभी नन्स आई हैं, जो कि जिन्होंने भी एग्जाम्स पास करने हैं। सो नोविसेस की जो रूटीन है वो थोड़ी सी दूसरी सिस्टर से अलग है। जो नोविसेस हैं वो 12:30 बजे वापस आती हैं, दे हैव देयर लंच, उसके बाद वो थोड़ी देर आराम करती हैं और फिर उनको पढ़ाया जाता है, क्योंकि उन्होंने टेस्ट की तैयारी करनी होती है, क्योंकि वो अगर टेस्ट क्लियर करेंगी तभी वो उनको इस ऑर्डर में एंट्री मिलेगी। पर जो ऑलरेडी नन्स बन चुकी हैं उनकी रूटीन थोड़ी सी अलग है। वो 12:30 बजे वापस आई, उसके बाद उन्होंने लंच किया और 2 बजे वो फिर से निकल जाती हैं, और फिर वो 7:30 बजे तक बाहर गरीबों की सेवा करती हैं, उनके लिए काम करती हैं, और बाय 7:30 दे हैव टू बी बैक। मदर टेरेसा इसमें बहुत ही स्ट्रिक्ट है इस बात को लेकर, क्योंकि वो क्योंकि 7:30 बजे प्रेयर्स करनी होती हैं, और वो चाहती हैं कि हर नन उस समय वापस आ जाए, क्योंकि वो क्या चाहती हैं कि कोई भी नन सिर्फ अपने आप को एक सोशल वर्कर ना समझे, वो धर्म के साथ पूरी तरह से जुड़ी रहे। सो इसके पीछे क्या रीज़न है कि वो धर्म के साथ इतना ज़्यादा जोड़ना चाहती हैं हर नन को, कि गरीबों में जो नन्स हैं उनको क्राइस्ट नज़र आए, इतना ज़्यादा वो जुड़ जाए धर्म के साथ कि उनको हर किसी में क्राइस्ट नज़र आए, ताकि वो किसी की भी, चाहे कोई बहुत ही बुरे हालों में है, उसकी सेवा कर सकें, क्योंकि उनको उनमें क्राइस्ट नज़र आते हैं। अब करते हैं कि द मिशनरीज ऑफ चैरिटी ने समाज के अलग अलग सेक्शंस के लिए क्या क्या किया है। यह आपको क्वेश्चन भी आ सकता है, डिस्क्राइब द सर्विस रेंडर्ड बाय मदर टेरेसा एंड हर ऑर्गेनाइजेशन टू डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। सो 4 सेक्शंस है। पहला है स्कूल्स फॉर द पुअर एंड निग्लेक्टेड चिल्ड्रन। ये हमने सबसे पहले किया था जब अभी इनकी मिशनरीज ऑफ चैरिटी बनी भी नहीं थी, तो इन्होंने सबसे पहले एक स्कूल बनाया था किन बच्चों के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा गरीब पेरेंट्स के बच्चे हैं, निग्लेक्टेड चिल्ड्रन हैं, जिनका कोई भी नहीं है, उनके लिए इन्होंने
स्कूल्स बनाए थे और अब कितने स्कूल हैं? 81। इसी तरह से अगला जो इन्होंने काम किया वो था होम्स फॉर द डाइंग डेस्टिट्यूट। अब ये कौन से हैं होम्स? जो कि उन लोगों के लिए हैं जिनका कि दुनिया में कोई नहीं है और जो कि मौत के किनारे हैं, बिल्कुल मरने वाले हैं। मदर टेरेसा ने उनके लिए होम्स बनाए ताकि वो किसी तरह से जब वो मरे तो एक इज्जतदार मौत मरे, और जब वो खत्म हो तो सामने कोई ऐसा चेहरा हो जो कि उनको मरते हुए क्या लगे कि उनकी परवाह करता है। इसी तरह से उन्होंने और क्या बनाए? होम्स फॉर अनवांटेड चिल्ड्रन एंड बेबीज। सो इन्होंने जो मदर्स छोड़ जाती हैं न्यू बॉर्न बेबीज को, कभी नालियों में गिरा जाती हैं, कभी डस्टबिन्स के ऊपर, कूड़े के ढेर के ऊपर छोड़ जाती हैं, या डोर स्टेप्स पर जो अनमैरिड गर्ल्स हैं कई बार बच्चों को वो छोड़ जाती हैं, उनके लिए इन्होंने होम्स बनाए। और कितने होम्स बनाए? 28। इसी तरह से इन्होंने एक लेपर कॉलोनी भी बनाई। अब लेपर्स कौन होते हैं? जो कि कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं, जो कि जिसको पंजाबी में हम कोढ़ की बीमारी कहते हैं, कोढ़ी लोग हैं जो कि इतनी ज़्यादा इन्फेक्शियस डिजीज़ है, इतनी ज़्यादा ये छूत की बीमारी है कि उस समय तो बहुत ही ज़्यादा भेदभाव किया जाता था कि जो भी किसी को लगता था कि इसको ये बीमारी हो रही है उसकी शिकायत लगा देते थे और पुलिस उस समय आ जाती थी और उनको 48 आवर्स दिए जाते थे कि आप अपने घर से कहीं पर भी मर्जी चले जाओ। उनके लिए इन्होंने लेपर कॉलोनीज को एक पूरी बस्ती बनाई हुई है लेपर्स के लिए, जहाँ पर कि ये लोग रहते हैं और इनको काम भी दिया जाता है, काम करते हैं और वहाँ पर पूरी पूरी फैमिलीज रहती है। इसमें एक इंसिडेंट है जो कि इसको लेकर है, होम्स फॉर द डाइंग डेस्टिट्यूट। सो इसमें क्या हुआ था कि जब इन्होंने पहला होम शुरू करने की सोची कि जो मर रहे हैं लोग उनके लिए होम्स बनाना, सो जब इन्होंने पहला होम लिया वो एक बिल्डिंग थी जो कि एक काली माता के मंदिर के पास थी, और उसको किस लिए यूज़ किया जाता था कि वहाँ पर जो लोग तीर्थ यात्री जो आते थे माता के दर्शन करने, वो वहाँ पर उनके आराम के लिए वो बिल्डिंग को यूज़ किया जाता था। तो मदर टेरेसा ने उसमें क्या शुरू कर दिया? उन्होंने होम्स फॉर डाइंग डेस्टिट्यूट शुरू कर दिया। तो वहाँ के जो यंग लड़के थे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए और उन्होंने पुलिस कमिश्नर से इनकी शिकायत कर दी कि ये जो हिंदू हैं उनका धर्म परिवर्तन कर रही हैं, इस यहाँ पर इस बिल्डिंग का वो गलत इस्तेमाल कर रही हैं। सो पुलिस कमिश्नर खुद आए और जब उन्होंने देखा कि मदर टेरेसा एक बुरी तरह से जिस रोगी के शरीर पर बहुत फोड़े हुए थे, देवर पेनफुल सोर्स ऑन हिज बॉडी, जख्म थे, फोड़े थे, उसको वो खुद उन पे मलहम लगा रही थी, खुद उनकी मरहम पट्टी कर रही थी। सो इतनी ज़्यादा स्मेल आ रही थी वहाँ पर, इतनी ज़्यादा स्टेंच थी, पर फिर भी मदर टेरेसा खुद ये काम कर रही थी। सो पुलिस कमिश्नर बहुत इम्प्रेस हुए और वो वापस वहाँ से चले गए और उन्होंने उन यंग लड़कों को क्या कहा कि मैं इस लेडी को यहाँ से बाहर निकाल दूंगा, पर मेरी शर्त ये है कि अगर आप अपनी माँओं और बहनों को यही काम करवा सको तभी मैं इस लेडी को यहाँ से निकालूंगा। सो जो यंग लड़के थे वो चुप कर गए, उनके पास कोई और चारा नहीं था, पर जो परसिक्यूशन थी, जो क्रूअल ट्रीटमेंट थी वो जारी रही। जैसे कि मदर टेरेसा को वो बहुत धमकियां देते थे, कभी वो उनके शीशे तोड़ दिया करते थे उन बिल्डिंग्स के। पर एक दिन क्या हुआ कि वहाँ पर जब मदर टेरेसा बाहर निकली तो उन्होंने क्या देखा कि पेवमेंट पर एक व्यक्ति गिरा पड़ा है और वो बहुत ही बुरी हालत में है, उसको प्लेग हो गई है, हैजा हो गया और कोई भी और उसके पास नहीं आ रहा। सो मदर टेरेसा ने, क्योंकि बहुत ज़्यादा बुरे हालों में था वो, सो मदर टेरेसा ने उसको उठाया और उसको वो होम के अंदर ले गई और उसका इलाज किया। और वो व्यक्ति कौन था? ही वॉज अ प्रीस्ट फ्रॉम दैट काली टेम्पल। और उसके बाद जब मदर टेरेसा ने उसकी सेवा की तो उसके बाद किसी भी तरह की कोई भी इस तरह की हरकत किसी ने भी नहीं की जैसी वो किया करते थे। सो एक आपको क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई वर द क्रिटिक्स अगेंस्ट हर वर्क
एंड हाउ डिड शी ओवरकम देयर हॉस्टिलिटी, कि जो आलोचक थे वो उसके काम के अगेंस्ट क्यों थे और उन्होंने इस जो उनके अगेंस्ट थे लोग उन पर किस तरह से विजय प्राप्त की, उनको किस तरह से उन्होंने अपनी तरफ किया, तो उसमें आप ये इंसिडेंट दोगे। अब आते हैं जो अलग अलग सम्मान जो प्राप्त हुए मदर टेरेसा को, उनमें से सबसे पहले तो जो ये बताया कि इंडियन गवर्नमेंट ने उनका जो काम है उसको देखकर उनको 34 एकड़्स लैंड उनको दी है जहां पर कि वो अपना काम कर सकती हैं। इसके अलावा पोप के द्वारा इनको वाइट गाड़ी एक दी गई थी, वाइट कार दी गई थी, और ये भी बताया गया है कि विदाउट इवन टेकिंग अ राइड इन दैट कार, कि उसमें इन्होंने राइड भी नहीं लिया और ये इन्होंने उसकी रेफल कर दिया उस कार को, यानी कि उसकी टिकट्स बेच दी और जो भी हुआ वो फिर जो लॉटरी निकाल दी और जो जिसको वो कार चली गई, और जो पैसे जमा हुए थे वो उन्होंने अपनी जो लेप्रेसी पेशेंट्स के लिए जो वो काम कर रही थी उसमें वो लगा दिए। इसके अलावा उनको 1979 में इनको नोबेल पीस प्राइज मिला, जो नोबेल पीस प्राइज इनको मिला, जो उसके 90,000 पाउंड्स थे वो भी इन्होंने अपने काम में ही लगा दिए। अब आगे एक और क्वेश्चन आता है कि डिस्क्राइब मदर टेरेसा's फेथ इन गॉड। सो इसमें एक तो ये बात आती है कि क्रिटिक्स इनका अभी भी जो लोग हैं इनके बारे में कई बातें करते हैं, जैसे कि कुछ कहते हैं कि मदर टेरेसा के जो तरीके हैं वो ओल्ड फैशन हैं, इतना काम नहीं वो कर पाती, पर इससे एक सरकार को बड़ी एक बहाना मिल जाता है कि मदर टेरेसा कर तो रही है और जो वो मदर टेरेसा थोड़ा ही कर पाती है और प्रॉब्लम वहीं की वहीं खड़ी हो जाती है और सरकार भी अपना वहाँ से वो भी उस समय अपना काम छोड़ देती है कि मदर टेरेसा कर तो रही है। और कुछ लोगों ने तो इवन ये भी इल्ज़ाम इन पर लगाया है कि मदर टेरेसा बच्चों को बेचती है फॉरेन कंट्रीज में, पर इस तरह के जो इल्ज़ाम है वो मदर टेरेसा पर कोई असर नहीं करते, क्योंकि शी हैज़ अ डीप फेथ इन गॉड। क्योंकि वो क्या मानती हैं कि इवन अगर कहीं पर उनको कोई मुश्किल भी आती है तो इसमें भी ये भी किसकी मर्जी है, ये भी किसकी विल है, भगवान की। और एक जगह पर उन्होंने ये भी बताया है कि एक बार अगले दिन का राशन भी नहीं था और जो सिस्टर एग्नीस थी वो बहुत ज़्यादा चिंता में थी। वो क्या उन्होंने क्या कहा मदर टेरेसा को कि कल हम इतने लोगों को किस तरह से फीड करेंगे। तो मदर टेरेसा ने क्या कहा कि क्या भगवान नहीं है, क्या भगवान ने अब तक हमारी मदद नहीं की है। सो इस तरह का उनका फेथ है। पर अब कुछ लोगों का ऐसा फेथ होता है कि वो फिर क्या करते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं कि अपने आप भगवान करेगा। पर मदर टेरेसा का जो फेथ है भगवान में, दैट इज कंबाइंड विद कॉमन सेंस। जो वो खुद कर सकती हैं, जो यहाँ जो उनके सिस्टर्स कर सकती हैं, वो कभी भी भगवान पर नहीं छोड़ती। इसका मतलब वो किस चीज़ में बिलीव करती हैं कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। खुद हर एफर्ट करती हैं। जैसे अभी भी अगर वो बाय एयर ट्रैवल करती हैं तो अपने साथ एक बैग लेकर जाती हैं, जहाँ से कि फिर वो वहाँ पर स्टीवर्ड को क्या कहती हैं कि जो बचा खुचा खाना है वो फेंकने की बजाय इस बैग में डाल दो, और फिर वो आकर उससे उसको गरीबों को फीड करती हैं। सो ये है मदर टेरेसा की कहानी। और अब इस समय इंडिया में इनके 61 सेंटर्स हैं और बाहर की कंट्रीज में 28 सेंटर्स हैं। सो आई होप आई हैव कवर्ड एवरीथिंग। अगर कुछ नहीं कवर किया है तो प्लीज़ आप कमेंट्स में मुझे बता देना। एंड इफ़ यू हैव लाइक दिस सेशन, इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ give it a like and please subscribe to my channel.